हाँ प्यारे बच्चों ध्यान दो, पूर्व के क्लास में यानी आज से एक रोज पहले कल तुम लोगों ने संस्कृत में प्रारंभिक क्लास में अनुवाद के नियम को जो सीखा, तो हमने लट लकार के बारे में बताया था कि लट लकार में अनुवाद कैसे बनता है संस्कृत में। लट लकार यानी वर्तमान काल। तुम्हें 5 लकार के बारे में पढ़ना है। 5 लकार में सबसे पहला आता है लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि क्रियाएं वर्तमान काल की भी होती हैं। लंग लकार दूसरा है, जिसको भूतकाल कहते हैं। लृट लकार भविष्यत काल है। लोट लकार अनुज्ञा अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। बच्चों ध्यान में रखो, इन 5 लकारों में हमारा अनुवाद बंधा हुआ है। ऐसा मत समझना कि केवल यही 5 लकार हैं। आगे जब तुम पढ़ोगे तो 10 लकार की चर्चा होगी, तो वो बाद की बात है। अभी केवल 5 लकार का ज्ञान तुम्हें, वह भी सम्यक ज्ञान जरूरी है कि विभिन्न लकारों में कर्ता और क्रिया का समायोजन किस तरह होता है। कल अनुवाद के नियम में हम नीचे में नोट्स में लिखा दिए थे द्रष्टव्य में कि कर्ता जिस लिंग वचन और पुरुष में हो, क्रिया भी उसी लिंग वचन और पुरुष में होती है। अब यहां देखो, ऊपर तुम देख रहे हो, ये कर्ता का कॉलम है। तुम्हें पुरुष के बारे में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में यदि ऐसे ठीक से समझ नहीं सकते हो, तो उसके लिए हमने अंग्रेजी लिख दिया है। इससे तुम पकड़ लोगे कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। कर्ता के कॉलम से एक कर्ता को उठाएंगे हम, और कर्ता जिस वचन जिस पुरुष में यहाँ है, यहाँ लिंग की चर्चा नहीं है, वो भी आएगा। तो जिस वचन और जिस पुरुष में है, क्रिया का भी वचन और पुरुष निर्धारित है। क्रिया को भी उसी वचन उसी पुरुष में होना है। चूंकि भूतकाल की क्रिया है यहाँ, तो वाक्य भूतकाल का होगा। मसलन एक उदाहरण लो कि यदि कर्ता स हुआ, तो लग लकार में इसके साथ क्रिया लगेगी अपठत। यह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो क्रिया भी होगी प्रथम पुरुष एक वचन में, है ना, एक वचन के सामने। तो सह के साथ अपठत, अर्थ वही हुआ, सह का मतलब वह होता है। तो वह पढ़ा, अथवा ऐसा भी कह सकते उसने पढ़ी या उसने पढ़ा। वह और उसने दोनों तो चिन्ह है कर्ता का। तो जब होगा उसने पढ़ी तो सह अपठत, और उसने पुस्तक पढ़ी तो सह पुस्तकम अपठत। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़िए। ऐसे ही कर्ता यदि हमारा द्विवचन प्रथम पुरुष होता हो, तो क्रिया अपठताम हो जाएगी। उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन, वे लोग पढ़े। तुम अपठा, तुम अपठ, तुमने पढ़ा। फिर युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम लोगों ने पढ़ा। इसी तरह से चले आइए उत्तम पुरुष इन फर्स्ट पर्सन में, तो हो जाएगा अहम अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम अपठाम, हम लोगों ने पढ़ा। इसमें और इसमें हलंत नहीं है,
तो वो के बाद अ लगाना जरूरी है। अपठाव, अपठाम, ओठ पर ओठ बैठा नहीं रहेगा। हलंत जहां होगा वहां ओठ को उठना नहीं है। अपठम, लेकिन अपठाव ओ का उच्चारण होगा, ओठ हटेगा। ठीक है। तो उसी अनुक्रिया का पालन होगा भूतकाल में भी, जो पालन हमने वर्तमान काल में किया है, लट लकार में किया है। प्यारे बच्चों याद रखो, एक लकार को ढंग से समझ लेने के बाद तुम पांचों लकार के वाक्य को साध सकते हो, संस्कृत में सही सही अनुवाद बना सकते हो, बशर्ते कि क्रिया का रूप जो बार बार बदलेगा, कर्ता का रूप तो नहीं बदलेगा, शब्द का रूप नहीं बदलेगा। तो कर्ता और क्रिया के मेल को तुमने यहां देख लिया। यही बात कल भी बताए, लट लकार में भी नियम वही है जो कल हमने लिखाया। कर्ता क्रिया का मेल कैसे होता है? कर्ता जिस लिंग में, जिस वचन में, जिस पुरुष में हो, क्रिया को भी उसी लिंग, उसी वचन, उसी पुरुष से लेकर उसमें सेट कर देना है। बाकी कुछ भी आए तो उसके लिए संस्कृत है, संस्कृत में बहुत सारी चीजें होती है जिसको जोड़ना पड़ता है, तो हम जोड़ते जाएंगे। उसके लिए तो सम्यक ज्ञान जरूरी है, संस्कृत का शब्दों का ज्ञान जरूरी है। अनुवाद बनाने के लिए याद रखो कम से कम 50 ऐसे शब्द हैं जो प्रयोग होगा बार बार। उन 50 शब्दों का अर्थ तुम्हें सीखना है, साथ साथ सर्वनाम का ज्ञान जरूरी है, और सर्वनाम का भी अनुवाद संस्कृत में कैसे किसका होगा। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, बहुत सारे हैं। सबके लिए संस्कृत निर्धारित है और उसको भी याद रखना होगा। सही अनुवाद बनाने के लिए उसकी जानकारी भी तुम्हें जरूरी है। तो कुल मिलाकर हम 50 शब्दों का लिस्ट देंगे जिसका संस्कृत क्या होता है। उतना याद रखोगे तो अनुवाद बनाने में तुम्हें सहायता मिलेगी, उससे तुम्हारा अनुवाद गलत नहीं होगा। अने तो कहेंगे भात खाते तो लिखोगे भक्तम, जबकि उचित होता है ओदनम। एक बात बता देता हूं मैं, संस्कृत में कठोर शब्दों को तोड़कर उसको मुलायम शब्द बनाने के लिए, कोमल शब्द बनाने के लिए विकल्प है। संस्कृत में एक अनुवाद यदि किसी हिंदी वाक्य का अनुवाद करेंगे 2 तरह से बन जाता है। तो हम कौन सा तरीका अपनाएं, अख्तियार करें कि सुनने में अच्छा लगे। जैसे ध्यान दो, एक व्याकरण के विद्वान को बुलाया गया, एक साहित्य के विद्वान को बुलाया गया, और दोनों को एक ही प्रश्न दिया गया। प्रश्न था कि आपको अनुवाद बनाना है, सूखी हुई लकड़ी सामने रखी है। क्या है अनुवाद बनाना? सूखी हुई लकड़ी सामने रखी है। रखी है या रखी हुई है, पड़ी हुई है। अनुवाद बनाइए संस्कृत में। तो पहले व्याकरणाचार्य को कहा कि आप बनाइए, वो तो सर्वशुद्ध बनाएगा। उसने अनुवाद बनाया, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। क्या हुआ? शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे। केवल ठोकर मार करके है ना जी। साहित्याचार्य को कहा कि साहित्याचार्य जी महोदय आप आइए,
आप इसका अनुवाद बनाइए। तो साहित्य में रस होता है, रस कहीं ठोकर नहीं देने देता है। ठोकर जहां हो तो उस ठोकर को समाप्त करने के थोड़ा सा उसको मुलायम करो ना, तेल लगा दो ना, कहीं ठोकर नहीं आएगा। तो वही है रस। तो साहित्याचार्य ने क्या किया, उसने भी बना दिया अनुवाद और कहा निहेरस तरुवर विलसति नियरे। एक ही बात है, शुष्कम काष्ठम तिष्ठत्यग्रे निहेरस तरुवर विलसति नियरे। एक है, इसमें कहीं ठोकर है नहीं है। बच्चों याद रखो, एक बहुत बड़ी सीख है तुम्हारे लिए कि तुम बोलते हो, एक ही वाक्य को बोलते हो, सुनने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, उसी बात को मुलायम करके बोलते बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो यह बात तो हमारे दिनचर्या में शामिल होनी चाहिए कि हम किस तरह से बोले कि सबको अच्छा लगे। वही बात हम भी बोलते हो, वही तुम भी बोलते हो। तुम्हारा बात नहीं लगता है किसी को अच्छा, हमारी बात जो है सब पसंद करते हैं। यह है वाणी की विलक्षणता। और यही स्पष्ट हो जाता है कि साहित्य और व्याकरण में क्या अंतर है। बात तो सर्वशुद्ध व्याकरण कहेगा, लेकिन साहित्य रसदार है, इस सुंदर लगेगा, कर्णप्रिय लगेगा। तो संस्कृत में ऐसा बहुत जगह आएगा। जैसे अभी देखा ना कि एक बच्ची, मैं भात खाती हूं तो भक्तम कर दिया, लेकिन संस्कृत के लिए शब्द ओदनम है, कितना सुंदर है, उसका प्रयोग कीजिए। तो संस्कृत में प्रश्नवाचक सर्वनाम का संस्कृत आप कैसे बनाएंगे, उसका लिस्ट, वो लिस्ट कल हम देंगे आप लोगों को। 50 शब्दों का अनुवाद देंगे ताकि वह आपको अनुवाद बनाने में, संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाने में उस सब की आवश्यकता होगी, और उसको तैयार कर लेना है तब। और नियम आप जानते हैं तो अनुवाद गलत क्यों होना है, अनुवाद बिल्कुल ठीक होगा। अब इसके तुरंत बाद यानी अब आज के 80 में तो नहीं होगा, एक लकार एक दिन में, तो कल हम लोग लिट लकार अर्थात भविष्यत काल को देखेंगे कि भविष्यत काल के हिंदी वाक्यों को संस्कृत में हम कैसे अनुवादित करेंगे। अब भूत वर्तमान भविष्य तो हो गया, तब चिंता क्या बात है, तीनों काल के जयी हो गए आप, त्रिकाल जयी। तब 2 बच जाएगा, 2 को देख लेंगे। जब यह नियम देख लिए, इस 3 नियम के बाद इससे बाहर वो थोड़े है, वो अभी तो इसी नियम का पालन करेगा। तो आज व्याकरण में इतना, फिर पुस्तक लाइए, यहाँ से पुस्तक का थोड़ा सा बता दें आपको। कल भारतीय संस्काराः बता रहे थे, यही है ना। तो माने वे दोनों, ते माने वे लोग, तुम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों। बहुत लोगों को यह ज्ञान नहीं है, इसके चलते भी गलत होता है। यूयम तुम लोग, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग,
भवान, भवान मन होता है आप, भवंतो आप दोनों, भवन्तः आप लोग। इसके बाद कुछ सर्वनाम को भी देख लीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, देख लीजिए, का, किम, कथम, केन, कस्य, कति, पुत्र। इस सब का जरूरी पड़ेगा अनुवाद में। कथम होता है क्यों, केन माने कैसे, कस्य किसका, कति कितना, कुत्र होता है कहाँ। कुल मिला के अभी तुमको तो 20 तो जरूर हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। एक तो और ले लो, आम। ये खाने वाला आम नहीं समझना, आम माने होता है आम। जब 2 बार होगा हाँ हाँ तो हो जाएगा बाढ़, बाढ़। ये हो गया हाँ, वो हो जाएगा हाँ हाँ। तो एक बार फोकस कर दोगे ही तो सबके लिए होगा। ठीक है।